स्टार्ट दिस पार्ट। लास्ट क्लास याद करो, लास्ट 2 लेक्चर जो हुए हैं पी ब्लॉक के, फर्स्ट में मैंने इन जनरल पी ब्लॉक के कंपाउंड्स की बात की थी, दैट वाज फर्स्ट पार्ट, और उनकी प्रॉपर्टीज जनरल क्या रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ऑल दोस प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वी हैड एंटर्ड इनटू द ग्रुप 13 और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की, इन जनरल बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इन सब के बिहेवियर कैसे जाते हैं, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात हुई थी, कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई थी, काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। नाउ वी आर गोइंग टू पर्टिकुलरली डिस्कस अबाउट द बोरॉन एंड इट्स कंपाउंड, देन वी विल एंटर इनटू द एल्युमिनियम। बोरॉन और एल्युमिनियम ये दोनों पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है, डिटेल में। So when we are starting with boron, so occurrence wise, it will not be found in free state. So that's why we need to extract it from one of the compounds. Nitesh has. So when we are talking about the sources, so borax is one of the very famous source of this boron. So that is Na2B4O7.10S2, or you can also write structural form में इस तरीके से लिखा जाता है Na2B4O5OH4.8S2। इसकी बात आगे हम लोग करेंगे जब हम लोग बोरॉन के कंपाउंड की बात करेंगे। बोरैक्स विल बी द फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, तो वहां पर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर है, बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं, बीओ बॉन्ड कितने हैं, बीओबी बॉन्ड कितने हैं, ये सारी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं बोरैक्स के टाइम। कुलेमेनाइट इज अनदर वन व्हिच इज Ca2B6O11.5H2। तीसरा है बोरिक एसिड व्हिच इज S3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। सो ये तीन अकरेंस वाइज हम लोग बात करें, सोर्स क्या है बोरॉन के मेनली, तो ये सारे सोर्स हो सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन, कैसे निकाला जाता है, दिस इज द फर्स्ट मेथड ओनली, आगे भी हम लोग दूसरे मेथड देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बोरैक्स से डायरेक्टली करो, या फिर B2O3 जिसको हम लोग बोरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब HbO2 से अगर तुमने या H3BO3 से पूरा का पूरा H2O निकाल लिया, देन यू विल बी गेटिंग B2O3। तो B2O3 को बोरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, बोरिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनसे निकालने के लिए क्या है, if you are having borax, then acid के प्रेजेंस में it will be forming its acid, that is orthoboric acid। ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करने से बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड बनता है। इफ यू आर डायरेक्टली हैविंग बोरिक एनहाइड्राइड और बोरिक ऑक्साइड, या फिर यहाँ पर बोरैक्स से जो निकाला हुआ है, उन दोनों को अगर तुम मैग्नीशियम, सोडियम या पोटेशियम के प्रेजेंस में, these are highly electropositive elements है ना, S ब्लॉक के हैं, they are good reducing agent, so they'll be reducing this boron to in its free state, बोरॉन में लेके आएंगे और वो इनके ऑक्साइड बन जाएंगे। So that will be occurring at high temperature. So इस मेथड से जो बनता है, इस बोरॉन की प्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, एमॉर्फस टाइप का होगा, मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तुमको, एंड दिस टाइप ऑफ बोरॉन इज कॉल्ड मॉइसन बोरॉन, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे हम लोग डिफरेंट मेथड्स में और भी जाएंगे, एक्सट्रैक्शन के बाकी मेथड्स क्या है, फर्स्ट नोट इट डाउन। स्टार्ट के कुछ पॉइंट सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट्स है, बाद में कुछ कुछ पॉइंट स्ट्रक्चर वाइज, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, बॉन्ड टाइप्स की बात करेंगे, ये आगे मिलेगा, इतना नोट कर जाओ। Done? 1 minute, sir. Okay. So what is after amorphous? Amorphous Down. boron. Okay. Amorphous boron. This is low purity amorphous boron, and that is called Moissan boron. MOISSAN. Moissan boron.
इसको लिख लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोरिक एनहाइड्राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोरिक एनहाइड्राइट। बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड बोल लो, वहां से जो बोरॉन मिलता है, इट्स नेचर इज लो प्योरिटी, 95 to 98% बोलते हैं नॉर्मली, and that's its nature is amorphous, and that type of boron is called Moissan boron. Done, sir. Okay, बाकी लोगों का डन सर। चलो बाकी मेथड्स पे जाते हैं। सो बोरॉन ट्राइहैलाइड से भी बनाया जा सकता है, उसमें से इफ यू आर हैविंग BCl3 तो तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा H2 के प्रेजेंस में अराउंड हम लोग बोलते हैं 1000 डिग्री सी के अराउंड 1270 केल्विन बोलते हैं। सो सेकंड मेथड इज फ्रॉम BCl3 अगर चाहिए then you need to put BCl3 plus H2 and that will give you 1000 degree C या 1270 जैसा हम लोग केल्विन बोलते हैं, then it will be forming B plus HCl। इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 3 and then 6 and then 2 और this is from BCl3। इसी में अगर Bi3 से लेंगे तो उसको डायरेक्ट टंगस्टन फिलामेंट के प्रेजेंस में हीट अगर कर दोगे इनफ हीट मिल जाएगा and it will be giving you boron directly। so Bi3 इस प्रोसेस को बोलते हैं वैन आर्केल प्रोसेस, ये तुमको आएगा मेटलर्जी के टाइम पे, नाम वगैरह जानना जरूरी है। टंगस्टन फिलामेंट के टाइम पे हीट करो, we'll be getting boron plus I2। so if you balance it 2 2 and then 3, that's second method। थर्ड मेथड बोरॉन हाइड्राइड को जो B2H6 है उसको भी हीट करके थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू यू कैन गेट बोरॉन फ्रॉम B2H6, डाइबोरेन जिसको बोलते हैं। सो B2H6 के थर्मल डिकम्पोजिशन से, दिस विल बी कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन सिंपली, you will be getting boron plus H2 gas। so यहाँ पे भी 3 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, that's fourth method। एक और मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अगेन बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 कैसे करते हैं, तो MgO एंड MgF2 के प्रेजेंस में अराउंड 1100 डिग्री सी पे। सो हम लोग बोलेंगे इट विल बी डन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग B2O3 तो ऑब्वियसली है ही है, इसके साथ साथ MgO MgF2 at 1100 डिग्री सी, कार्बन एनोड आयरन कैथोड, ये सब उतना जानने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन क्या होगा तो हम लोग बोलते हैं BMgO जो है दैट विल बी प्रोड्यूसिंग Mg प्लस हाफ O2 लिख लो, और फिर ये Mg जो है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस B2O3 टू गिव बोरॉन प्लस MgO, एंड ये बोरॉन जो मिलेगा ये मिलेगा तुमको एट कैथोड, राइटिंग इट इन डिफरेंट कलर, this is obtained at cathode। ये ध्यान रखना, नोट कर जाओ।
बैलेंस कर लोगे इसको, तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए if you put डायरेक्टली भी कर लेंगे तो हो जाएगा ना। 3 यहाँ पे लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, हो गया। और यहाँ पे 3 प्लस 3mg। डन सर। ओके, बाकी लोगों का, नितेश एंड साक्षी। Yes, sir. Done. डन सर। ओके, चलो कंपाउंड्स पे आ जाते हैं इसके। So we'll be talking about first compound is borax itself. So boron. First one is borax. जैसा मैंने बताया इसको Na2B4O7 भी लिखते हैं .10H2 और this is also written as Na2B4O5 OH4 and then .8H2। ऐसा भी लिखा जाता है। इस चीज को हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट भी बोल सकते हैं। Naturally फाउंड एज, इसको टिंकल बोलते हैं या फिर सुहागा बोलते हैं। टिंकल और सुहागा हिंदी नाम है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, प्रिपरेशन वगैरह तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले आता है इसका स्ट्रक्चर, किस फॉर्म में मिलता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर then we'll see preparation and all those things. So structure में कैसे याद रखना है, पहली चीज तो ये याद रखनी कि ये चीजें हैं, that means 4 हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, 5 डायरेक्टली ऑक्सीजन के फॉर्म में, ये याद रखना है। और 8H2 तो बाहर है, ठीक है। सो इसको कैसे याद रखना है, सो बोरॉन 4 है तो ये 4 बोरॉन बना लिए, ठीक है। इसको देखना ध्यान से तो फिर याद हो जाएगा। अब क्या करना है, सारे बोरॉन को ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट कर लेने हैं, बीच में ऑक्सीजन एक आ जाएगा। सो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया एंड ऑक्सीजन आ गया। इसमें से चारों बोरॉन पे एक एक OH देना है। देखो 4 OH है ना, तो एक एक OH दे देना है। वैसे इस पे भी OH दे देना है, इस पे भी OH दे देना है, सब पे एक एक OH भी दे देना है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अभी देखो बीच में चूंकि तुमने 1 2 3 4 ही ऑक्सीजन दिए, एक 5वां ऑक्सीजन और लाना है, तो किसी 2 आमने सामने वाले बोरॉन को नॉट एडजेसेंट O से कनेक्ट कर लेना है, दैट इज एक्स्ट्रा। नाउ अब अगर इसमें मैं पूछूं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर है और इसके हिसाब से देयर आर चार्जेस। सो इस पे एक माइनस चार्ज इस पे आएगा, अगर देखो कोई फॉर्मल चार्ज देखोगे, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, ठीक है। तो और यहाँ Na2+ तो है ही है, 2Na+ तो है ये। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। और H2O बाकी 8 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, ऐसा बोलेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं, पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है बोरॉन के, तो दिस बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज। देखो 4 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं ना,
एक OH वाला, एक ये O, ये एक O और ये एक O। तो ये जो दो है, ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दैट मीन्स इनके अराउंड जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है। तो इसके अराउंड भी जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू बोरॉन, ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दोनों बोरॉन की अगर बात की जाए तो ये sp2 है, दैट मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर इसके अराउंड अरेंजमेंट होगा। इसकी बात की जाए तो ये भी sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा। बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज डेफिनेटली नॉन प्लेनर कहा जाएगा, क्योंकि sp3 लिंक मिल गए तो डेफिनेटली प्लेनर नहीं रह जाएगा। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ मेनी बीओ बॉन्ड आर देयर। बताओ मेरे को, ये स्ट्रक्चर बना लो, नोट कर लो इन सबको। क्या रिपोर्ट करना है? नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड्स कितने हैं, ये दोनों बताओ जरा। ये बहुत ये पूछा जाता है जनरली। तो इन दोनों को बताओ जरा, इन दोनों के आंसर बताओ, इसके स्ट्रक्चर को नोट भी कर जाओ, कहीं डाउट आ रहा है तो पूछ भी लो। डन। Yes, sir. ओके, बाकी लोगों का, नितेश, साक्षी, Done, sir. साक्षी, Yes, sir. Done. ओके। चलो, तो ये था स्ट्रक्चर। इसमें कहीं डाउट है? ये बताओ जरा, बीओ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 11. 14. 14। 14. नितेश 14। क्या मिस किया इसने? कौन से मिस कर दिया? देखो ये हाँ. इस पूरे Got, में got. 4 और ये एक 5 है ना। हाँ सर, मैंने मिडल वाला काउंट नहीं किया। 5 into 2 एक तो हो गया ना, 10 यहीं से आ गया और 4 इधर बाहर वाले दिख रहे हैं, तो 14। Yes. ठीक है, हाँ. बीओबी बताओ। तो दिस इज 5. नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड 14 आ रहे हैं। बीओबी बॉन्ड पूछे तो 5. 5। ये 4 इसमें दिख रहे हैं, बीओबी बीओबी बीओबी, 4 तो यहाँ दिख गए और बीओबी यहाँ पे, और एक बीच वाला 5 है ना। तो ये पांचों ऑक्सीजन जो है वो बीओबी का पार्ट है ना।
So that's why this is only 5. sp3 hybridized boron atoms, इसमें तुम्हारे पास 2 है और sp2 हाइब्रिडाइज 2 है. ऑक्सीजन सारे के सारे हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज है. ऑल ऑक्सीजन atoms sp3 hybridized. ओके. ओवरऑल स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है. नॉन प्लेनर. चलो ये भी लिख ही लो साथ में, तो एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. So this was structure of borax. अभी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं. So when we are talking about preparation, पहला है from polyamide. उसमें क्या करना है, Ca2B6O11 के साथ सोडा ऐश बोलो, सोडियम कार्बोनेट बोल लो, Na2CO3 का रिएक्शन करवा देते हैं. व्हाट यू गेट, CaCO3 एक तो मिलेगा प्लस Na2B4O7 जो चाहिए वो मिल जाता है, प्लस इसके साथ साथ NaBO2 मिलता है विच इज सोडियम मेटाबोरेट. ठीक है, दिस इज टेट्राबोरेट, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट. But further treatment of this sodium metaborate with the CO2 will also give you Na2B4O7. So ये जो NaBO2 भी आया है, इसमें भी अगर CO2 का ट्रीटमेंट कर दो, you get Na2B4O7 plus Na2CO3 और इसको फिर रिसाइकल भी कर सकते हो अगेन. ओके, तो यहां भी मिला, यहां भी मिला. सो दैट्स फर्स्ट मेथड. दूसरा मेथड, बोरिक एसिड के साथ भी तुम अगर CO2 और H2 का ट्रीटमेंट करोगे, अगेन यू कैन गेट सॉरी Na2CO3 सोडा ऐश का ट्रीटमेंट करोगे तो वहां से भी यू विल बी गेटिंग बोरैक्स. सो फ्रॉम बोरिक एसिड S3BO3 plus Na2CO3 that will give you Na2B4O7 plus H2O plus CO2. इसको सोडा ऐश कर लो, सोडियम कार्बोनेट कर लो, और बॉइल्ड टेम्परेचर होना चाहिए. बॉइल्ड. बैलेंसिंग अगर करनी है तो यहाँ पे, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और 4 वहां गए, 6 हो, यहाँ पे 2 लिख दो. दैट्स बैलेंस्ड. यहाँ पे करना है तो यहाँ 4 तो चाहिए ही चाहिए और इसके अलावा आई थिंक कि बैलेंस्ड हो जाएगा. 4 हाँ, दैट इज बैलेंस्ड. लास्ट वाला चाहिए तो यहाँ पे 4 कर दो अगेन, क्योंकि यहाँ 4 चाहिए. आई थिंक इट इज बैलेंस्ड. H2O बैलेंस कर लो, सिर्फ 12 है तो 6 चाहिए. 6. नाउ दिस इज बैलेंस्ड.
डन. Done, sir. Gaurav and Sakshi. Yes, sir, done. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. सो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. इसी के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. फर्स्ट थिंग, अगर कोल्ड वाटर ले तो उसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल है, सिग्निफिकेंटली सॉल्युबल हो जाएगा इफ यू आर हैविंग हॉट वाटर. तो बोलेंगे स्पेरिंगली soluble in cold water, but soluble in hot water, but soluble in hot water. That's first property. Second property, water के अंदर ये solution कैसा देगा, तो इसका aqueous solution जो होता है बेसिक नेचर का होता है, ये भी बोलते हैं. दूसरा ये भी बोलते हैं कि इसका aqueous solution acts as a buffer solution. ठीक है, तो है एसिडिक बफर बिकॉज यू आर हैविंग वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस मिलने वाला है. मैं बताऊंगा अभी कैसे आएगा, बट उसका पीएच जो होगा दैट विल बी 7 से ज्यादा एंड दैट्स व्हाई इट्स नेचर विल बी बेसिक. सो ये चीज भी हमेशा ध्यान में रखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एसिडिक बफर हैज पीएच लेस देन 7 ऑन. ठीक है, एसिडिक बफर में अगर एसिडिक पार्ट इज वीकर देन द बेस पार्ट, देन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक. जैसे यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. सो aqueous solution of borax acts as is basic and acts as a buffer solution. तो कैसे देखेंगे, दो तरीके से देख सकते हैं. एक सिंपल टेट्राबोरेट वाला जो फॉर्म है, B4O7 2- वाला जो फॉर्म है, इसमें आई थिंक 7H2 हो जाएगा एंड देन इट विल बी फॉर्मिंग S3BO3 प्लस 2OH-. तो अगर मैं बैलेंस करूं तो आई थिंक यहाँ पे 4 लिख देने से काम हो जाएगा. 12 + 2, यस. सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन. तो ये जो आ रहा है दिस इज बेसिक इन नेचर, दैट्स फर्स्ट थिंग, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग OH-. सो that is causing basic solution. और दूसरी चीज है, इसी में आगे हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड रिएजेंट इन टाइट्रेशन, जिसमें 1 मोल ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू कंज्यूम 2 मोल ऑफ H+ है ना, क्योंकि ये 2OH- दे रहा है. तो भी बात करेंगे आगे. तो दूसरा फॉर्म जो मैंने बोला था, ये वाला फॉर्म जो है, यहाँ इसको हम लोग B4O5 OH4 2- यहां अगर लेंगे और यहां अगर H2O डालते हैं तो यहाँ पे कैसा फॉर्म मिलेगा, तो इट विल बी S3BO3 प्लस BOH4-, ऐसा फॉर्म मिलेगा. देखो ये वीक एसिड और ये उसका कंजुगेट बेस. ठीक है, and that's why it is acting as buffer solution. ठीक है, इसकी बैलेंसिंग अगर देखनी है तो वी कैन राइट 5, आई थिंक की आ जाने से हो जाएगा. हाँ, 5H2 अगर यहाँ लिख दो देन यू आर गेटिंग 4. सो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2. ओके, एनी डाउट इन दिस पार्ट? फिर वो टाइट्रेशन की बात आगे करेंगे. इसमें कहीं डाउट है?
Any doubt? Sir. Hmm. So here H2O is reacting as an acid, ना? इसमें अगर बोलोगे तो ठीक है, 5H2O. मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि एसिड की तरह ही है. इट इज प्रोवाइडिंग H प्लस एज वेल एज OH माइनस. इसको देखो थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूँ क्या होता है. ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था ना, BOH एंड देन O B, उसको कैसे दिखाया जाता है B, इसका ये डिकम्पोजिशन करने का काम कर रहा है. इन दैट प्रोसेस one part accepts H plus of OH2O and another part accepts OH minus of the H2O. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे है, तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे H2O अगर आता है तो H2O का एक पार्ट H एंड OH ऐसा कर लो, और फिर यहाँ जो माइनस है मान लो, तो ये इसको समझ लो ये H इसके पास जाएगा एंड देन OH इसके पास आएगा. ठीक है, तो वैसा ही यहां भी जाएगा, यहां भी OH इधर आएगा और फिर H इधर आएगा. तो ऐसा करते करते देखो क्या हो रहा है, ये पार्ट H3BO3 में कन्वर्ट हो रहा है ना. इफ यू सी दिस पार्ट, इज इट ओके? ये समझ में आया क्या गौरव, नितेश, साक्षी? Yes sir. हाँ. तो मैंने क्या बोला, H2O का एक पार्ट इस सेक्शन में आ रहा है विच इज क्रिएटिंग H3BO3 एंड एक पार्ट जो इधर आ रहा है दैट इज क्रिएटिंग BOH4 माइनस, है ना. यहां भी जैसे मैंने बोला H और OH आएगा, तो ये पार्ट अगर आ रहा है तो BOH4 माइनस आ जाएगा ना. यहाँ भी H H2OH अगर ले ले, तो यहां से ये जो सेक्शन आ रहा है दैट इज क्रिएटिंग BOH4 माइनस, ये वाला सेक्शन भी दैट इज क्रिएटिंग BOH4 माइनस, और ये दोनों पार्ट जो है दैट इज क्रिएटिंग H3BO3. ठीक है. Yes sir. You cannot simply say that H2O is acting as acid or base, because H2O का H plus and OH minus both parts are acting and they are causing the decomposition of this whole structure into a weak acid and its conjugate base. ठीक है. हाँ, यहाँ पे अगर सिंपली बोलो इस तरह से, when you are saying OH minus रिलीज हो रहा है, then you can say कि हाँ ठीक है इसका OH minus रिलीज हो रहा है and that H plus is acting on this one. But overall स्ट्रक्चर में जो नॉर्मल बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं, एसिड बेस अलग अलग बिहेवियर नहीं बताएंगे. वाटर के अंदर ओवरऑल यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ कंपोजिशन. एनी अदर डाउट? So मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है ना वहाँ? 5 जाएगा ना, एक बीच में भी आएगा ना. हाँ सॉरी, एक बीच में और 4 इधर से. 5 से तो 5 आए यहाँ कोफिशिएंट. हाँ सर, हाँ सर. Done, sir. ओके. Done sir. चलो ठीक है. तो ये एक दूसरा पॉइंट था. और तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइट्रेशन होता है उसमें स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जा सकता है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग 2OH माइनस. सो मिथाइल ऑरेंज यूज करते हुए अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड इट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड. सो दैट पार्ट आल्सो वी कैन राइट. So third property we can write, it is used as primary standard. साक्षी का डिस्कनेक्ट हुआ. So primary standard in titration against strong acid using methyl orange
pH रेंज होता है 3.1 से 4.4. pH रेंज is 3.1 से 4.4 as indicator. 1 mole of borax in its aqueous solution reacts with 2 moles of H plus from acid. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मास वगैरह दे दिया है मोल्स निकाल के और पता करना हो कि कितना मोल्स ऑफ एसिड या H प्लस कंज्यूम होगा. दिस इज द रिलेशन. ठीक है. दिस पार्ट इज क्या वो साक्षी नहीं सुनाई दिया. सर वो pH 3.1 to 4.4 है ना? हाँ मिथाइल Okay. क्लोराइड का पीएच रेंज वही है. ओके सर. डन सर. डन. ओके. डन सर. सो नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कितना था? थर्ड था. इस वो थर्ड ना. या. ओके. सो फोर्थ की बात करते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी. पहला स्टार्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल सा है. एक्शन ऑफ हीट बोलेंगे और हीट का इफेक्ट देख लेंगे. लेकिन वहीं से कंटिन्यू होता है. देयर इज अ टेस्ट दैट इज कॉल्ड बोरैक्स बीट टेस्ट. ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसेप्चुअल है. कलर्स वगैरह इन्वॉल्व है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है. प्रैक्टिकल किए जाते हैं लैब्स में इससे रिलेटेड एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो एक्शन ऑफ हीट में इफ यू आर हैविंग Na2B4O7.10H2O. If you are simply heating it at low temperature, it will be giving you H2O निकल आएगा Na2B4O7. But if you are heating it at higher temperature, like 740 degree C वगैरह लिखा जाता है, so then it will be forming NaBO2 plus B2O3. ओके. और ये जो चीज बनी है इसका अपीयरेंस जो होता है वो बोलते हैं ग्लासी अपीयरेंस होता है. दिस इज आल्सो कॉल्ड बोरैक्स बीड. सो दिस इज कॉल्ड बोरैक्स बीड and it has having
ग्लासी अपीयरेंस, ठीक है। क्या काम करेंगे इसका, तो बोरैक्स बीड टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या है। पहले इसको नोट कर लो क्योंकि पूरा थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लगेगा उसमें। फर्स्ट नोट इट डाउन। लिख लो -10H2O निकल जाएगा। अब यहाँ अगर बैलेंस करना है तो आई थिंक ये 2 कर देने से अभी 4, हाँ हो गया। Done, sir. ओके, बाकी लोग Yes, sir. ओके। चलो अब ये जो आया है, इट इज यूज टू टेस्ट फॉर द मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स के कैटायंस को की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। होता क्या है, ये जो ग्लासी बीड है इसके साथ अगर कैटायनिक पार्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स यूज किए जाते हैं, जैसे CO2+, Cu2+, इन सबको अगर हम लोग यूज करते हैं तो उनका मेटाबोरेट बन जाता है एंड दे आर हैविंग कलर्ड अपीयरेंस, ठीक है। सो कलर्ड अपीयरेंस के कारण एक टेस्ट होता है, सो दैट इज इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। वापस उसको जब रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके आया जाता है, इट कैन हैव अ डिफरेंट और सेम कलर ऑल्सो। सो कभी कभी डिफरेंट होता है, कभी कभी सेम होता है, तो दोनों कलर देखेंगे हम लोग। सो राइट डाउन इसी में, अब ये जो आया इसी में कंटिन्यू करते हुए लिखना बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड टेस्ट, जस्ट एक पॉइंट लिख लो फिर बताता हूं। राइट डाउन बोरैक्स बीड टेस्ट में क्या लिखना है, देखो। राइट डाउन बोरिक एनहाइड्राइड, क्या है बोरिक एनहाइड्राइड, एनीवन? बोरिक एनहाइड्राइड क्या है? Boric acid. नो, आज ही बताया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। H3BO3 वाला sir. नहीं, बोरिक एनहाइड्राइड, Boric oxide. हाँ B2O3। एनहाइड्राइड का मतलब वाटर निकाल लो, जैसे H2SO4 का एनहाइड्राइड पूछे तो वाटर निकाल लो, क्या बचा SO3। दिस विल बी कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। वैसा ही HClO4 का पूछे तो अब देखो इसमें से H2O निकाला नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, इसका डबल लेके और फिर H2O निकालेंगे। देन देखो H2O निकाल लिया तो यू आर गेटिंग Cl2O7, तो दिस विल बी कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। वैसा ही H3BO3 इज बोरिक एसिड। इसमें से अगर H2O निकालना है तो क्या करोगे, अब देखो एक H निकालोगे तब तक H निकालना है जब तक कि H2O के फॉर्म में, तब तक H निकालना है जब तक कि पूरा नहीं निकल जाए। तो क्या करना है, इसमें 2 लिख दो एंड देन रिमूव 3H2, तो देखो निकल जाएगा सारा का सारा, जो बचेगा दैट इज B2O3। सो दिस इज कॉल्ड बोरिक एनहाइड्राइड, दैट मींस इट इज एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। कहीं साइड में लिख लेना इस तरह की चीजें, आयनिक इक्विलिब्रियम के टाइम पे मिला होगा तुमको। एनहाइड्राइड का फंडा है रिमूव ऑल द हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ H2O। HNO3 का N2O5 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखना है, उसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, यहाँ +6 है तो यहाँ भी देखो +6 है, यहाँ +7 है तो यहाँ भी +7 है, यहाँ +3 है तो यहाँ भी देखो +3 आ रहा है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट चेंज इन बिटवीन द एसिड एंड इट्स एनहाइड्राइड। साइड में कहीं नोट कर लो, फिर बोरैक्स बीड टेस्ट पे आते हैं। चलो एक और चीज पूछता हूं, बोरिक एसिड कैन बी कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कैन बी कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बट कभी ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं सुना होगा, कभी ऑर्थो पर क्लोरिक एसिड भी नहीं सुना होगा, है ना। ये ऑर्थो का फंडा क्या है? Position.
नहीं, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इवन आफ्टर रिमूविंग वन वाटर मॉलिक्यूल, if there is still hydrogen atom or atoms left inside that, then it can have a name of ortho. जैसे H3BO3 में से अगर मैंने सिर्फ एक H2O भी निकाला तो देखो एक H बच जाएगा ना, क्लियर है? Yes, sir. That's why it can be called orthoboric acid. वैसा ही H3PO4 अगर मैं लिखूं, इसमें से एक H2O मैंने निकाल भी दिया तो भी देखो H2PO3 HPO3 ये बच रहा है. So then it can also be called, ये phosphoric acid भी कहलाएगा, orthophosphoric acid भी. But H2SO4 से if I remove H2O simply, you are getting SO3. There is no hydrogen left, so this cannot be called orthosulfuric. It will be simply called sulfuric acid. ठीक है? तो ऑर्थोनाइट्रिक नहीं बोलते, ऑर्थोसल्फ्यूरिक नहीं बोलते, लेकिन ऑर्थोफॉस्फोरिक बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस भी बोलते हैं H3PO3 को. चलो वापस आते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट पे. चलो एक पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं रिएक्शन के थ्रू. राइट डाउन. बोरिक एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद boric anhydride reacts with some metal ions like CO2 plus, Ni2 plus, Cr3 plus, Cu2 plus, Mn2 plus, etc. Boric anhydride reacts with certain some metal ions such as, ये सारे नाम लिख लो, to form their colored metaborates. To form their colored metaborates. The color of the metaborate formed is used to identify the cation of metaborate is used to identify the color of metaborate formed is used to identify the cation for given salt. This is called borax bead test. विटामिन B12 में कोबाल्ट है, ये आइडेंटिफिकेशन पहली बार इसी टेस्ट से हुआ था. That's why it is important for you. So just एक लाइन लिख लो, चूंकि मेडिकल का है तो मेडिकल में कई बार इससे रिलेटेड हो जाता है. So write down. This test provided the first proof. This test provided the first proof that vitamin B12 contains cobalt. B12 contains cobalt. Done. ओके अब इसमें करते क्या है, बेसिकली जैसा मैंने हीटिंग का इफेक्ट दिखाया था, फाइनली यू आर गेटिंग बीड, बोरैक्स बीड मिल गया. उस बीड में
सॉल्ट का थोड़ा सा स्टिक करवा देते हैं, स्टिक हो जाता है उसके बाद, और उसके बाद उसको पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट किया जाता है एंड देन रिड्यूसिंग फ्लेम। क्या होता है, बहुत सारे मेटाबोरेट्स जो बनते हैं आफ्टर ब्रिंगिंग इनटू रिड्यूसिंग फ्लेम, वो क्या होते हैं, मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मे गिव यू अ डिफरेंट कलर। तो कई बार देखेंगे, अभी मैं लिस्ट दूंगा, तो कई बार देखोगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में यू विल बी गेटिंग डिफरेंट कलर, रिड्यूसिंग फ्लेम में यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो कई बार ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम का भी केस पूछा जा सकता है। इफ नथिंग इज गिवन वी कंसीडर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वाला कलर लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन bead with pinch of salt is heated in oxidizing flame and then in reducing flame. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब है आउटर जोन, रिड्यूसिंग फ्लेम का मतलब है इनर जोन। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लिख लो आउटर जोन। ओके, सो इसमें होता क्या है, सम मेटाबोरेट्स are reduced to free metal in the reducing flame giving different color. अभी देखेंगे कलर कौन कौन से हैं। तो जैसे कोबाल्ट के लिए अगर बात करें तो दोनों फ्लेम में ब्लू ही है, वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। बट अगर कॉपर 2+ की बात करें तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर का Cu2+ का मेटाबोरेट बनेगा, जब रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाओगे तो पहले वो Cu+ में कन्वर्ट होता है, देन फॉलोड बाय Cu में चला आता है, एंड दैट्स व्हाई यू विल बी गेटिंग डल रेड कलर। जबकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसका कलर नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं दैट इज ब्लू कलर का होता है, और जब रिड्यूसिंग फ्लेम में आता है तो हम लोग रेड, डल रेड बोल देते हैं उसको। So you are getting different color because of this reason. ये नोट किया? Yes, sir. बाकी लोगों का? Sir, Yes, sir. हाँ, चलो अब देख लेते हैं कलर कौन कौन से आते हैं। So if you are having cation, color in ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और फिर से याद रखना अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वी कंसीडर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कलर। सिंपली लिखा हुआ बोरैक्स बिट टेस्ट में ये कलर दे रहा है तो दैट कलर इज विदाउट मेंशनिंग द जोन कौन से फ्लेम में किया गया है, देन वी कंसीडर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कलर। सो कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, so if we are talking about CO2+ or CO3+, we'll be getting blue in both the flame. If you are talking about Cr3+, it is going to give you green in both the flame. If you are talking about Fe2+, so that will be giving you yellow in oxidizing flame, but green in reducing flame. Cu2+ का जैसे मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर दे रहा होता है, लेकिन इधर डल रेड बोलते हैं या फिर ओपेक कलर हो जाता है, तो डल रेड या रेड सिंपली भी लिखे तो चलेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ Cu2+, उसका मेटाबोरेट होता है, और दिस इज बिकॉज ऑफ Cu डायरेक्टली मेटालिक Cu। एक आध और लिख लो Ni2+, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट के जो 4 मैंने लिखे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका है ब्राउन एंड देन ग्रे। एक और लिख सकते हो Mn3+ का,
कलर का नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एमेथिस्ट कलर बोलते हैं, और इधर कलरलेस। So which color it would be then? Last one. कौन सा? ये एमेथिस्ट कलर जो है, हाँ. थोड़ा सा रेडिश टाइप का, रुको मैं देखता हूँ अगर मेरे को एक्सपीरियंस दिखता है। हल्का सा ये वाई कर लो, एमेथिस्ट में वाई आता है, हल्का पर्पल पिंक के बीच का है। देखो मैं दिखाता हूँ कौन सा है, मोस्टली पर्पल जैसा ज्यादा अपीयरेंस है। ये कलर देखो, अगर दिख पा रहा है तो ये देखो जरा, ये दिख रहा है, हल्का सा पर्पल पिंक में मिक्स जैसा जाता है, हाँ. तो वैसा जाएगा। ठीक है, Okay, okay, sir. नाम स्पेसिफिकली लिखा जाता है वेरी क्लोज टू पर्पल, ऐसा। Done, sir. एक मैं जस्ट लिखा देता हूँ इसका रिएक्शन जैसा क्या दिखता है, कैसा दिखता है। सो रिएक्शन वाइज मान लो अगर तुमने कोबाल्ट का लिया है, लाइक मान लो COO है, सो प्लस B2O3 मिलके इट विल बी फॉर्मिंग इसका मेटाबोरेट, दैट इज ब्लू। सो दिस इज वन पार्ट। लेकिन अगर जैसे कॉपर 2+ का लिया हुआ है, तो B2O3 के साथ मान लो इसने CuBO2 ट्वाइस बनाया, दैट इज ब्लू। बट रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जाने पर क्या होगा, ये Cu+ में कन्वर्ट होगा, देन Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट तो हम लोग कलरलेस बोल देते हैं, बट ये जो होता है डल रेड एंड ओपेक लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट के जो कलर बताए जाते हैं 2000 ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कलर्स, कुछ के लिए रिड्यूसिंग फ्लेम में चेंज हो रहा है बिकॉज यू आर गेटिंग रिडक्शन ऑफ दैट कैटायन, दैट लीड्स टू अ डिफरेंट कलर। जैसे कोबाल्ट के लिए टेंशन ही नहीं है, क्रोमियम 3+ के लिए टेंशन ही नहीं है, यू आर ऑलवेज हैविंग ब्लू एंड ग्रीन, दोनों फ्लेम में सेम कलर है, इसका यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, ग्रीन ग्रीन, बट ये सब चेंज हो रहे हैं थोड़े से। तो इतना भी याद रखोगे तो चलेगा, स्टार्ट के 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। डन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। सबका हो गया?
नितेश, गौरव, Yes, sir. चलो नितेश, गौरव, गौरव, हम Done, sir. Done. ओके, चलो। तो ये था पहला कंपाउंड, दैट इज बोरैक्स। दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड जिसको हम लोग बोल रहे हैं। सो दैट इज सेकंड कंपाउंड, ऑर्थोबोरिक बोल लो और सिंपली बोरिक एसिड भी बोल लो। फॉर्मूला इज H3BO3। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रिपरेशन की, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रिपरेशन सिंपल है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, प्रॉपर्टीज में पॉइंट्स बनेंगे। तो पहला है बोरैक्स से अगर करेंगे, फ्रॉम बोरैक्स अगर चाहिए, व्हाट विल टेक Na2B4O7 प्लस H2SO4 ले लो, and that will give you Na2SO4 प्लस H3BO3 एंड प्लस जो बच जाएगा उसको वाटर से बैलेंस कर लोगे। आई थिंक बैलेंस इधर ही आएगा, वाटर इधर ही आएगा, प्लस H2O ले लो। So if you want to balance it, I think 1, 1 and 5 आ जाता है, 5 कर लो यहाँ पे, then इधर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आई थिंक बैलेंस्ड है ऑलरेडी। हाँ, सो H3BO3 is formed। अगर हम लोग कोलेमेनाइट से करते हैं, फ्रॉम कोलेमेनाइट देन Ca2B6O11 प्लस, यहाँ SO2 यूज कर सकते हैं, प्लस H2O, so that will give you CaSO3 plus H3BO3। again if you want to balance it, you have to take here 2 ले लो, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, and then H2O में 9 ले लो, and then I think H3BO3 पे 2 लेके this is balanced। so this is the method by which you can produce H3BO3। इसको नोट कर लो, फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस थिंग। Done, sir. ओके, बाकी लोगों का Done, sir. Done, sir. ओके। बोरिक एसिड देखा है कहीं? No, sir. ओके, देखा है, कैरम खेला है? Yes, क्या? sir. हाँ, sir. उसका पाउडर देखे हो, काफी स्लिपरी होता है ना, हाँ, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। दूसरा, घाव के ऊपर जो एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, पाउडर वगैरह रखते हैं ना घाव के ऊपर, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। तो उसके कंटेंट में जाके देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी गेटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड ऐसा लिखा रहेगा। सो दैट इज H3BO3 ओनली। नेचर कहाँ से आया, स्लिपरी नेचर कहाँ से आया, दैट विल बी दैट इज हिडन इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्थोबोरिक एसिड, वो देखेंगे हम लोग आगे। सो विल मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। तो सबसे पहला तो प्रॉपर्टी यही है कि दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है एंड स्लिपरी होता है, निडल लाइक बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। सो क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड is white, needle like, and soft and slippery।
in nature. So that is hidden in its structure actually. चलो स्ट्रक्चर अभी बता देता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है. तो you'll be getting, जैसे मैंने ग्रेफाइट को शीट लाइक स्ट्रक्चर बोला है, इसके अलावा एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बताया मैंने. क्या है वो? Anyone? There is something called inorganic graphite. What is that? BN. BN. Very good. So वैसा ही इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है that is sheet like structure but because of different region. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है नॉर्मल जो हम लोग BS3BO3 बोलते हैं, that is simply this one. So यहाँ पर this part is sp2 hybridized बोलेंगे. And then बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसका ऑक्टेट हम लोग कहते हैं कि कंप्लीशन की तरफ जाता है. सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना. बट व्हेन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ये स्टैंड अलोन मॉलिक्यूल है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्रिस्टल जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जैसे बी इस तरह का पूरा एक चेन बन जाता है. इसको ऐसा देख लो, बना देता हूं मैं कुछ. तो ऐसा इधर आ जाएगा बी ओ ओ ओ, देन अगेन बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, देन से ओ ओ ओ, देन बी के बाद ओ ओ ओ, यहाँ भी वैसे ही ओ ओ, ओ, इस तरह का स्ट्रक्चर जाएगा. एंड देन कुछ हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे, कुछ में OH का एक्चुअल बॉन्ड होगा. ये डॉटेड जो मैं दिखाने वाला हूँ वो सब हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हैं, और नॉर्मल लाइंस जो है वो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. H, यहाँ H, यहाँ H, उसके बाद यहाँ पे H, देन यहाँ पे जो O है उसके साथ फिर यहाँ पे इसका H का हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके H का हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसा ही यहाँ पे O के साथ इसका जो H है, अगेन यहाँ पे H के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर बन जाएगा. सो सिमिलरली इधर पे, ठीक है. तो क्या होता है बेसिकली, इफ यू सी इट, मैं जरा सा कलर करके अलग से दिखा देता हूँ उसको. ये पूरा एक शीट बन रहा है. ये रेड कोई बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट इंडिकेशन है कि कैसे ये दिखेगा. एक हेक्सागोनल पार्ट लिया, उसके बाद ये अराउंड ऐसा ही पूरा शीट में जाता है. ठीक है. This type of structure you will be getting for S3BO3 in solid state, and you are getting one sheet over another sheet over another sheet, and that's why it is slippery in nature. हाँ, so what I was saying कि स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बट उसके बारे में पॉइंट क्या है वो लिख लेंगे. ठीक है. तो लिख लो, जस्ट पॉइंट लिख लो, राइट डाउन. Sir, so what does arrow indicate in that OH first structure? Yeah. No, OH. अच्छा, ये वाला बैक बॉन्डिंग की बात मैंने की ना. केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना कि अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड सराउंडिंग एटम के पास अगर लोन पेयर अवेलेबल है, इट कैन हैव बैक बॉन्डिंग. ठीक है ना. तो बैक बॉन्डिंग पढ़ा है ना.
Yes. हाँ, तो बैक बॉन्डिंग में मैं रिपीट कर देता हूँ कि बैक बॉन्डिंग कब बोलते हैं, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों अगर सेकेंड पीरियड का हो या फिर एक सेकेंड और एक थर्ड पीरियड का हो, और सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर हो और सेंट्रल एटम के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है, तो एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास लोन पेयर हो, और दोनों या तो सेकेंड पीरियड के हो या फिर एक सेकेंड और एक थर्ड पीरियड का हो, देन lone pair of the one atom can be donated to the vacant orbital of the another one. This is called back bonding. ठीक है, तो जब जब ऐसा फेनोमेनन होगा, लाइक बोरॉन के पास देखो तीन ही बॉन्ड है ना नॉर्मल, है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल p वैकेंट ऑर्बिटल बाकी है, और ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है. सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का लोन पेयर एंड बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी आ सकती है, वो इधर से भी आ सकती है, इधर से भी और इधर से भी, है ना. एंड दैट्स व्हाई इट विल हैव, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज बोरॉन का अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज ट्राइंग टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट. सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग. ठीक है, ये तो सिंपल स्टैंड अलोन मॉलिक्यूल को अगर कुछ नहीं मिला तो ये इस तरह का काम करेगा, बट अगर उसको कहीं से कुछ मिलने लगे, तो जैसे इस फॉर्म में आया, सॉलिड फॉर्म में आया, इट हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, and that's how it is getting a sheet like structure which will be slippery, because एक शीट और दूसरे शीट के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड जैसा नहीं है, they will be having simply van der Waals interaction. ठीक है, so that's why you are getting slippery nature of the compound. so nature लिख लो, स्ट्रक्चर के बारे में लिख लो. बोरिक एसिड contains, मैं लिख ही देता हूं इसको, ये बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बुक में लिखा हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा, जस्ट जो लिखवा रहा हूं दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमसे आर्ट नहीं बनवाने जा रहा है क्लास एग्जाम में. सो विल सिंपली राइट स्ट्रक्चर में लिख लो, बोरिक एसिड कंटेन्स triangular BO3 3- ions in which boron lies in sp2 hybrid, या hybrid state लिख लो, hybrid state in solid form S3BO3 units are hydrogen bonded to form a two-dimensional sheet-like structure. इसको नोट कर लो.
Done, sir. Okay. Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। एसिड है बट बहुत ही वीक एसिड है। पीके जो है 9 पॉइंट समथिंग 9.25 जैसा होता है। सो एक्सट्रीमली वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक क्यों है? तीन तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं फिर भी मोनोबेसिक क्यों है? So वो सब ऑक्सीजन से बॉन्डेड है ना? तो जितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं उसी को तो एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। H3PO4 में 3 है तो उसको ट्राइबेसिक बोलो ना। बिकॉज ये H प्लस लूज करता ही नहीं है वाटर में जाके। इट एक्सेप्ट्स द OH माइनस ऑफ द वाटर। इन रिजल्ट H प्लस इज रिलीज्ड इन द सिस्टम। ठीक है। सो इसका नेचर जो है लुईस एसिड की तरह है, क्योंकि बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें ये OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम वाटर और एनी अदर एसिड, एंड दैट्स हाउ इट विल बी एक्टिंग एज एसिड। ठीक है। सो इट इज एक्सट्रीमली वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। पीके वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना वीक एसिड होता है। इसका 9.25 जैसा आई थिंक है। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग है। सो और नेचर कैसा रहता है जैसा मैंने बताया, इसको हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, H3BO3 भी लिखते हैं, या इसी को हम लोग ऐसा भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये बेस है। तो वीक एसिडिक आ जाता है। और प्लस H2O के साथ हम लोग ऐसा दिखाते हैं इसको कि इट विल बी फॉर्मिंग BOH4 माइनस, जिसको मैंने अभी कंजुगेट बेस बोला था, प्लस H प्लस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज एक्टिंग एज मोनोबेसिक एसिड। तो चूंकि एक ही मोल H प्लस रिलीज हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ entrance of this acid into water, that's why it is monobasic acid. Is it okay? तो ये it is not a protic acid, ये खुद प्रोटॉन दैट मींस H प्लस रिलीज नहीं कर रहा है। इसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड नहीं बोल सकते, इसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। डन? Yes, sir. बाकी लोगों का? Done, sir. ओके, नितेश? Yes, sir. चलो तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड वन इज हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग में पहले एक सिंपल हीटिंग है और उसके बाद एक दो रिएजेंट के साथ हीटिंग है, सब देख लेते हैं एक ही साथ। सो व्हेन वी आर सेइंग H3BO3 इज हीटेड एंड अगर टेम्परेचर तुमने 100 डिग्री सी जैसा रखा है तो इट विल बी फॉर्मिंग HBO2। तो ये था ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड। दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड और सिंपली बोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ये जो आया दिस इज कॉल्ड मेटाबोरिक एसिड। ऑर्थो को कभी भी हीट करने के बाद जो बनता है, मतलब वहां से जो दूसरा एसिड आता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबोरिक एसिड। And then if you increase the temperature, if you go up to 160 degrees C, it will be forming H2B4O7, that is tetraboric acid. And then if you are heating it further, red hot बोलते हैं, red hot अगर heating की, then
you are getting boric anhydride or boric oxide. This is boric anhydride. That is one sort of heating. Simply इसी चीज को हीट कर रहे हैं. दूसरी एक हीटिंग है which is very important, again जेई वगैरह में आया हुआ है, मेडिकल में कभी भी आ सकता है. So अगर हम लोग इसको हीट करते हैं with ethanol C2H5OH, then इससे जो हीट करना है साथ में, so इससे जो BOC2H5 थ्राइस ये जो बनेगा, ये बर्न होता है ग्रीन फ्लेम के साथ, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जैसा माना जाता है. सो दिस बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम, देन प्लस H2O रह जाएगा. एक तीसरा है जो मैंने पहले ही बता दिया है Na2B4O7 के फॉर्मेशन के टाइम पे कि H3BO3 प्लस Na2CO3 को हीट करो अगर क्लोज कंटेनर के अंदर, देन यू विल बी गेटिंग Na2B4O7 एंड देन प्लस CO2 प्लस H2. इसको बैलेंस कर लो, 4 लिख दो यहाँ पे, आई थिंक उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा H2O के सामने. दिस विल बी 6. Done, sir. ओके, नितेश एंड साक्षी. आंसर. साक्षी, Yes, sir. ओके. कुछ यूजेस लिख लो इसके, 2-4 यूजेस. अभी ऑलरेडी मैंने बोल दिया, कैरम पाउडर यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं. इसका सॉल्यूशन जो होता है हीटिंग आइज बोलते हैं, जो उसमें यूज किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए. दीज आर द यूजेस. एनामेल में यूज करते हैं, पॉटरी में यूज करते हैं. लिख लो एक बार यूजेस लिख लो, राइट डाउन. 2-4 लिखवा देता हूँ. राइट डाउन. यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, used as antiseptic, and its solution is used for washing heating eyes. The solution is used for washing heating eyes. Its powder is also spread over wounds. wounds के ऊपर यूज किया जाता है. घाव वगैरह हो गया तो उसके ऊपर रखा जाता है. So that's another use. उसी में लिख लो सेम में. Its powder is used over wounds.
दूसरा लिख लो, यूज्ड इन एनामेल एंड पॉटरी। Used in enamel and pottery. Next, used in glass industry. Used in glass industry. और एक और है, used in preserving food material. Used in preserving food material. Done? Yes, sir. चलो तीसरे कंपाउंड पे आते हैं। थर्ड कंपाउंड इज डाइबोरेन। डिटेल में पढ़ना है, बट इन जनरल जो बोरॉन के हाइड्राइड होते हैं उनको दो सीरीज में बांटते हैं, एक है निडोबोरेन, एक है एराक्नोबोरेन। तो ऐसे 20 टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं बोरॉन के। डाइबोरेन जो बोलना है दैट इज B2H6 है ना। सो राइट डाउन, एक पहले पॉइंट लिख लो, राइट डाउन अ पॉइंट। द हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन are known by general name borane. By general name borane, the hydrides of boron are known by general name borane. These boranes are gaseous substances at room temperature. These boranes are gaseous substances at room temperature. These boranes are gaseous substances at room temperature. All boranes are considered into two series. All boranes are considered into two series. पहला जो है उसका फॉर्मूला होगा Bn and H n+4। जैसा ये देखो 2 रखा तो यहाँ 6 आ रहा है। So these boranes are more stable and called nidoboranes। और दूसरी सीरीज जो है वो थोड़ा सा कम स्टेबल है इनसे, तो इनको बोलते हैं these boranes are less stable and called arachnoboranes। नोट कर जाओ। तो ये जो अपना B2H6 है वो इसमें आएगा। फॉर एग्जांपल B2H6, B5H9 आ जाएगा, ठीक है। B4 नहीं, इसमें नहीं लेंगे। और इसमें जैसे एग्जांपल लिखना है तो B5H11 भी होता है एक, या B4H10 भी होता है। इस तरह के अराउंड 20 बोरेन्स होते हैं। हम लोगों को पढ़ना जो है वो सिर्फ ये पढ़ना है, बट एक जनरल क्लासिफिकेशन मैंने बता दी। सर B3H7 नहीं होता क्या?
पता नहीं, पूरी लिस्ट मेरे को नहीं पता है 20 बोरेन्स का कितना है, बट नॉर्मली B2S6 से स्टार्ट होता है, दैट इज द मोस्ट फेमस वन। बाकी सब जैसे B5 वाले हैं तो उसको हम लोग पेंटाबोरेन 9, पेंटाबोरेन 11 ये सब बोलते हैं, ठीक है। 3 वाला मेरे को आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इतना डिटेल में जाने की। yes sir, हाँ okay. ठीक है। डन। Done sir. चलो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की। मैंने पहले भी बताया था हाइड्राइड के टाइम पे, थोड़ा और डिटेल में बात कर ही लेते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स में केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे डिस्कस किया जाता है, हाइड्राइड के समय हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया जा सकता है, बोरॉन का हाइड्राइड है इसलिए यहाँ पर भी डिस्कस किया जा सकता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन इससे जो पूछे जा सकते हैं या जाते हैं नॉर्मली। विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात, जैसे हम लोग बोलते हैं कि BH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इट विल नॉट बी stable and that's why it dimerizes to form dibo. So BH3 dimerizes to form B2S6, that is diborane, due to electron deficiency. Now that's first part. दूसरी चीज, ये जो स्ट्रक्चर बनता है जैसा मैंने बताया था, BH3 में बोरॉन के 3 ही बॉन्ड है एंड देयर इज नो लोन पेयर एंड दैट्स व्हाई ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। 6 इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है। दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ BH3 को भी 6 ही मिल रहा है, तो उनके बीच में ये कुछ अरेंजमेंट है। वो कैसा अरेंजमेंट है कि दे डिसाइड, इसको समझ लो ये प्लेन है, तो ये बोरॉन जो है, दे डिसाइड कि इनका 2 बॉन्ड जो है वो ठीक है, नॉर्मल है। इसका तीसरा जो हाइड्रोजन है और इसका जो तीसरा हाइड्रोजन है वो प्लेन के ऊपर और नीचे जाके इट फॉर्म्स अ बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड का मतलब क्या है? दे आर हैविंग हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है, साइमल्टेनियसली इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद दीज 2 बोरॉन। दैट मीन्स ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही आ रहे थे, वो कभी इधर और कभी इधर है। दैट मीन्स उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी इस पूरे रीजन में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये जो है इसको बनाना टाइप का अपीयरेंस है, इसलिए उसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसको हम लोग अगर इंडिकेट करना चाहें, दिस थिंग ये जो आ रहा है, दिस इज अ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड, ठीक है। वैसा ही ये भी रहेगा, देयर आर 2 बनाना बॉन्ड्स और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बाकी जो बॉन्ड्स होते हैं नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें, दिस इज नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, विच इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तीसरी बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे। Each boron is sp3 hybridized. इसका मतलब है बोरॉन का जो एक वैकेंट ऑर्बिटल है दैट इज ऑल्सो हाइब्रिडाइज्ड, एज द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन is also hybridized, ठीक है। इसके अलावा साइमल्टेनियसली मैक्सिमम कितने एटम्स एक प्लेन में हो सकते हैं? तो जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया 6, सो दैट इज अनदर पार्ट। सो वी कैन राइट मैक्सिमम
6 atoms, 2 boron and 4 hydrogen can be in the same plane. बोरॉन के अराउंड अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है। देखो सब कुछ जो आता है ना हाइब्रिडेशन वगैरह जो एक्सप्लेन करते हैं वो स्ट्रक्चर के बाद किया जाता है। हम लोग उल्टा बात करते हैं, उल्टी तरीके से सीखते हैं, बट एक्चुअली जो किया जाता है ये हाइब्रिडेशन वगैरह की कहानी बनाई जाती है बाद में आफ्टर ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से बोरॉन के अराउंड 4 एटम्स हैं, उसमें से 2 एक प्लेन में और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना? इज इट क्लियर दैट पार्ट? sp3 वाला, sp3 में हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक में कई बार पढ़ा होगा, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो कार्बन के अराउंड 2 ग्रुप को अगर एक प्लेन में लो तो बाकी बचे हुए 2 ग्रुप जो होंगे उसमें से एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे आता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन and that is observed here in B2S6 also, and that's why we are saying B is definitely sp3 hybridized। हाँ, बॉन्ड एंगल में थोड़ा इशू है, ये एंगल जो है दैट इज 97 डिग्री C, 97 डिग्री आता है, बाकी एंगल बड़े होते हैं। बॉन्ड लेंथ जो है बनाना बॉन्ड का, अगेन यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है। ये बॉन्ड लेंथ जो यहाँ BH के बीच में है बनाना बॉन्ड वाला, दैट इज लॉन्गर, दिस इज शॉर्टर नॉर्मल BH। सो यहाँ मैं बोलूंगा बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली B, और ये मैं थोड़ा कर्व बना दे रहा हूं, दैट इज बनाना बॉन्ड वाला है, दिस इज बनाना बॉन्ड, that is greater than B simple sigma bond। बट स्ट्रेंथ की बात अगर करें तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात जब हम लोग करते हैं तो बनाना बॉन्ड का मतलब ये पूरा लेते हैं और उसको ब्रेक करना इज डिफिकल्ट देन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ है। अगर सिंपली इसकी बात करें तो दिस इज इजियर टू ब्रेक, लेकिन ये कभी अकेला ब्रेक नहीं होगा, ये पूरा ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी जाके बॉन्ड की बात करें। तो उसकी बात अभी नहीं कर, तो दैट इज कंट्रोवर्शियल। तो एंगल की बात अगर कर ले कहीं पे, मान लो इस एंगल को अल्फा बता दे, ये एंगल को बीटा बता दे, तो हम लोग बोलते हैं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये भी एक पॉइंट लिख लेना जस्ट। Done, sir. तो ठीक है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में थोड़ा टाइम जाएगा, 4-5 मेथड है प्रिपरेशन के, प्रॉपर्टीज में भी जाएगा थोड़ा। आज एक काम करते हैं, आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट डे विल फिनिश दिस ग्रुप 13, क्योंकि एल्युमिनियम में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ही पॉइंट्स है। और बाकी क्योंकि एल्युमिनियम का डिटेल जो मेटलर्जी वाला पार्ट है वो वहां पर उनको पढ़ाया जाता है, मेटलर्जी वाले में पढ़ोगे। थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। तो दैट्स वन पार्ट। एंड दूसरा पार्ट जो है कार्बन सिलिकॉन जो ग्रुप 14 है, दैट इज वेरी शॉर्ट। सिलिकॉन एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास विल फिनिश दिस ग्रुप 13, उसके आगे 2 मैक्स, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, ग्रुप 14 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? विल फिनिश दिस, ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू, नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Bye, sir. Okay. Thank Bye, you. sir. बाय सर। बाय एवरीवन।